हम देख रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कॉन्सेप्ट आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 73, 74, 75 तक मेंशन किया गया है। अब आइए इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास नोटबुक और पेन लेके बैठिए, आप साथ में राइट डाउन करते चले मेन चीज़ें। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेके भी वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ए ब्रीच अकर्स व्हेन वन ऑफ द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट refuses to perform the obligation that were promised by them at the time of making the contract। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब यही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था उसमें जो आपने एक्ट परफॉर्म करना था, जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, प्रॉमिस किया था, उस एक्ट को आप करने से मना कर रहे हो, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो रहा है तो जो दूसरी पार्टी को लॉस हो रहा है, आप उसके लिए लायबल भी रहेंगे। तो आगे देखिए, ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन आइदर एन एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच। Breach of contract usually comes under civil wrong. To file a case for breach of contract, it must be proven that a legally binding contract was in place and that it had been breached। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सिंपल सा मतलब दो टाइप के हो गए, एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, एक सिविल रॉन्ग है। उसके लिए आप सिविल कोर्ट में जा सकते हो, उसके लिए आपके पास में रेमेडीज अवेलेबल है। तो अब ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब देखिए टाइप्स ऑफ ब्रीचेज में आ जाइए। तो एंटिसिपेटरी जो ब्रीच है वो क्या है, तो व्हेन ए पार्टी रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द प्रॉमिस वोली बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए आपका था नवंबर में परफॉर्म करना था, नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट था, आप अक्टूबर में ही मना कर रहे हो उस एक्ट के लिए, तो वो हो गया आपका एंटिसिपेटरी ब्रीच। मतलब कमेंसमेंट टाइम जो है, परफॉर्म करने का जो टाइम, उससे पहले आपने मना कर दिया, तो दिस इज़ द एंटिसिपेटरी ब्रीच। इसके लिए इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। अब आ जाइए एक्चुअल ब्रीच। मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ ये आपको, आप मेन पॉइंट भी नोट कर लेंगे तो भी बड़ा बेनिफिशियल रहेगा आपका। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो फिर आपका LLM हो या LLB हो, दोनों के लिए परफेक्ट है। तो एक्चुअल ब्रीच क्या है, अनलाइक द एंटिसिपेटरी ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच हैपेंस एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट को आपको नहीं एग्जीक्यूट कर रहा था, आपने नहीं किया, वो एक्चुअल ब्रीच हो गया। तो ये एक्चुअल ब्रीच हो गया। ठीक है, जैसे कि आपने नवंबर में करना था एक्ट, और नवंबर में ही आपने जिस दिन करना था एक्ट उस दिन आपने मना कर दिया, जिस दिन एग्जीक्यूट होना था, तो वो हो गया आपका एक्चुअल ब्रीच। जैसे कि सिंपल सा मैं बताऊं, नवंबर में मेरे को परफॉर्म करना था, एक सिंगिंग कॉन्सर्ट था, मेरे को गाना था, उसके लिए मैंने पैसे ले रखे थे, तो मैंने अक्टूबर में ही मना कर दिया कि मैं नहीं गाऊंगा, तो मैंने एंटिसिपेटरी ब्रीच किया है। और नवंबर में जैसे कि मैंने 10 नवंबर का वो डेट था जिस दिन मुझे गाना था, लेकिन मैं 10 नवंबर के दिन मना कर देता हूँ, दिस इज एक्चुअल ब्रीच। दो टाइप के ब्रीचेज हो गए, एक्चुअल ब्रीच, एंटिसिपेटरी ब्रीच, दोनों देख लिए। उसके बाद आ जाइए रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच होता है तो उसके लिए रेमेडी क्या है, तो सबसे पहली रेमेडी सूट फॉर डैमेजेस। यानी एक पार्टी ने परफॉर्म करने से डिनाई किया जिसकी वजह से ब्रीच हुआ, और दूसरी पार्टी को जो भी लॉस हुआ, तो पहली पार्टी उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए लायबल होगी, उसे वो देना होगा। जैसे कि मैंने 10 तारीख का मैंने किया कि 10 तारीख को मैं परफॉर्म करूंगा, उसके लिए मेरे नाम से पर्चे छपे गए, 10 लाख का एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे कर दिया गया कि इतने बड़े सिंगर आने वाले हैं, सब कुछ हो चुका था, और उस दिन मैंने मना कर दिया, कॉन्सर्ट नहीं हुआ, नहीं होने की वजह से उसको 10 लाख रुपए का लॉस होगा। तो ये 10 लाख रुपए के लिए लायबल कौन रहेगा, मैं। उसके लिए क्या कर सकते हो आप, कोर्ट जाके सूट फाइल कर सकते हो, दूसरी पार्टी जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसको 10 तारीख को गाना था, मेरा यहाँ पे एक कॉन्सर्ट था, इसने नहीं गाया, इसकी वजह से मुझे 10 लाख का लॉस दिया, मुझे दिलाइए। तो सूट फॉर डैमेजेज। तो एग्रीड पार्टी इसमें कौन होता है, जिस पार्टी को लॉस हुआ। तो एग्रीड पार्टी हैज़ ए राइट टू रिसीव द कंपनसेशन फॉर एनी डैमेजेज कोज टू देम ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द अदर पार्टी। अब आपका डैमेजेज हुआ तो दो टाइप के डैमेजेज इसमें हो जाते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेज और अनलिक्विडेटेड डैमेज।
लिक्विडेटेड डैमेज का आप सिंपल सा मतलब नॉट प्री डिटरमाइंड, यानी पहले से फिक्स है कि जी पहले से, जैसे ये हॉल मैंने बुक किया तो हॉल का पहले से फिक्स प्राइस है, हॉल बुक करने का इतना पैसा। आप सिंपल से ये समझे कि पहले से डिसाइड है, जिसका डैमेज का हमें पता है इनका ये डैमेज है, फिक्स अमाउंट, और इसके लिए आपको ये मिलेगा, है ना। और अनलिक्विडेटेड डैमेज जिसमें फिक्स नहीं है, यानी फिक्स नहीं है कि जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ, उसका कोई पता फिक्स नहीं है, तो वो आपको जो कंपनसेशन मिल रहा है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका लिक्विडेटेड डैमेज जो फिक्स है पहले से, अनलिक्विडेटेड जिसका फिक्स नहीं है। उसके बाद आज ही मैंने बताया आपको 73 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। तो आपका 73 ऑफ द एक्ट एंड इट सेज दैट द पार्टी हु सफर्स एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कंपनसेटेड फॉर एनी लॉस और डैमेज। अब जिसकी वजह से ब्रीच हुआ वो कंपनसेट करेगा किसी भी प्रकार के लॉस और डैमेज के लिए। However, it must be noted that this damage must have arisen in the natural course of things. Directly from such a breach, any remote or indirect loss will not result in compensation. ठीक है, इनडायरेक्ट लॉस जो है डायरेक्टली ब्रीच होना चाहिए, इनडायरेक्टली ब्रीच हो रहा है तो फिर उसमें कंपनसेशन नहीं ले सकते आप, है ना। फिर तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई हो जाएगा जो 56 में है। आगे देखिए, जर्नल डैमेजेस दोज विच अराइज नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ब्रीच इटसेल्फ। स्पेशल डैमेजेस दोज विच arise on account of unusual circumstances affecting the plaintiff, they are not recoverable unless the special circumstances are brought to the knowledge of the defendant। ठीक है, तो ये 73 है, 73 का ये केस है, हेडली वर्सेज बैक्सनडेल का ये केस है, 1854 का ये केस है, आप इसको देख सकते हैं। तो आइए एक बार इस केस को देख लेते हैं। तो हेडली का केस है, ये पूरा मैंने इसको मेंशन कर रखा है, इसमें आप इसको पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं इस केस को। हम सीधा आगे चल रहे हैं, तो नीचे आइए आप 73 पे आ जाइए, सेक्शन 73। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन, यानी ब्रीच हुआ, द पार्टी हु सफर्स बाय द सच ब्रीच इज एंटाइटल टू रिसीव। जो पार्टी को सफ़र करना पड़ा, जिसको लॉस हुआ, वो एंटाइटल है रिसीव करने के लिए उस लॉस को, फ्रॉम द पार्टी हु हैज़ ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, उस पार्टी से जिस पार्टी ने ब्रोक किया, जिस पार्टी ने ब्रीच किया। ठीक है, कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कोज टू हिम देयर बाय विच नेचुरली अराइज इन द यूजुअल कोर्स थिंग फ्रॉम सच ब्रीच और विच द पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट ब्रीच ऑफ इट, है ना। जब पार्टी को पता है दूसरी पार्टी की मर्जी से हुआ, अगर उसकी मर्जी से नहीं हुआ तो फिर उसने, आप ये मानेंगे उसने ब्रीच किया ही नहीं। तो कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन रिसेम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें देखिए, व्हेन एन ऑब्लिगेशन रिसेम्बलिंग those created by contract has been incurred has not been discharged, any injured by the failure or discharge, it is entitled to receive the same compensation from the party in default as if such person had contract to discharge it, broken his contract। illustration देखें, A delivers to B, illustration देखेंगे आपको ये समझ में आएगा, फिर आपको मैं क्लियर करता हूँ। तो A delivers to B a common carrier, a machine to be conveyed without delay to a mill, informing B that his mill is stopped for want of the machine, B unreasonably delay the delivery of the machine। अब B ने एक मशीन अपनी मिल में मशीन लगानी थी, एक फिक्स टाइम पे उसको डिलीवर करना था, लेकिन डिलीवरी में लेट हुआ, इससे उसकी मिल कुछ समय के लिए बंद रह गई। तो इसके लिए जब मशीन की डिलीवरी लेट हुई, देने वाला लायबल रहेगा। अगर आप देखिए आगे देखिए, कॉन्सिक्वेंस लॉसेज ए प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट एज एंटाइटल, अगर वो सर्कमस्टांसेज आए थे गवर्नमेंट की वजह से कुछ चीज़ें बैन हो गई थी या कुछ बदलाव आ गए थे, गवर्नमेंट के कुछ एक्ट की वजह से देरी हुई, तो फिर इसमें लायबल भी नहीं रहेगा, ये समझे। पर आप इसको देखें तो ए इज एंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम बी बाय द वे ऑफ कंपनसेशन द एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच हैव बीन मेड बाय द वर्किंग ऑफ द मिल ड्यूरिंग द टाइम। अब सिंपल सी बात है कि भाई उस समय में जितने दिन बंद रहा, उस समय वो कितना प्रॉफिट अर्न करता, उस हिसाब से कंपनसेशन की वो डिमांड कर सकता है। रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, इफ वन पार्टी ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टी हैज़ टू ऑप्शन टू रिसाइन द सेड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, जब एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक ही कर दिया, दूसरी पार्टी के पास में
राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दे। एज पर द सेक्शन 75 में ये दे रखा है, द पार्टी हु रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू रिसीव कंपनसेशन फॉर सच रिसेशन। तुरंत उसको बंद करे और उसके बदले में अपना जो लॉस हुआ है, वो अपना जो डैमेज उसको हुआ है उसके लिए कंपनसेशन की डिमांड वो कर सकता है। एग्जाम्पल देखिए आप, ए एग्री टू सप्लाई बी 20 टन ऑफ राइस to B on 30 November. B promised to pay the goods on its receipt. A fails to supply rice on the due date. Here B discharged from the liability of paying the price. B is entitled to resign the contract and to claim compensation for the damages suffered. ठीक है, यहाँ पे जो उसकी पे करने की लाइबिलिटी थी उससे वो डिस्चार्ज हो जाता है उसी समय जब उसने टाइम पे प्रॉमिस किया था और टाइम पे सप्लाई उसने नहीं दिया। तो बी के पास में ये था कि वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हैं जी, और ठीक है, और मुझे जितना लॉस हो वो लॉस दे दीजिए, है ना, अब मुझे आगे चाहिए नहीं, जब ज़रूरत थी आपने दिया नहीं। उसके बाद है रेमेडी है, उसके बाद में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की ये एक्ट परफॉर्म करवाने के लिए कि इसको ये एक्ट परफॉर्म करना चाहिए था और इसको कंपाइल करे कोर्ट के ये परफॉर्म करे, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उसके बाद आता है सूट फॉर इंजेक्शन। तो इंजेक्शन के लिए आप सिविल रेमेडी है, बिल्कुल ऑर्डर 39 ऑफ द CPC में ये दे रखा है। उसमें तो टेम्परेरी और इंटरिम इंजेक्शन की बात की गई है। तो ये 4 टाइप के इंजेक्शन होते हैं। टेम्परेरी जो कुछ समय के लिए, जैसे कि 10 दिन 20 दिन के लिए। परमानेंट जो एक बार जो काम चल रहा है उसको परमानेंट बंद करने के लिए या परमानेंट चालू करने के लिए। उसके बाद में है प्रोहिबिटरी भी होता है, मैंडेटरी इंजेक्शन भी होता है, ठीक है। उसमें आप 5वें नंबर पे देखें रेमेडी सूट फॉर द क्वांटम मेरिट। तो ये रियल सेंस सिग्निफाई एज पर द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना वर्क किया उसके लिए जो अमाउंट बनती है वो। द सूट फॉर क्वांटम मेरिट बेसिकली एक्सप्रेस दैट व्हेन एन इंडिविजुअल और ए पार्टी हैज़ फिनिश्ड देयर पर्टिकुलर वर्क हाउएवर needs to keep their work incomplete and qualified for get pay on the grounds that another gathering has made the work difficult to finish. For example, a director who engages be an actor to act in a movie, एक मूवी के लिए डायरेक्टर एक एक्टर को साइन करता है। आफ्टर ए फ्यू डेज ऑफ शूटिंग, कुछ दिन बाद शूटिंग के, द मूवी गॉट स्लैप्ड ड्यू टू लो फंड्स। कुछ दिन के बाद में फंड्स की कमी के कारण मूवी बंद करनी पड़ जाती है। तो एक्टर ने जितने दिन शूटिंग की है उसके लिए वो हकदार है कि उतने दिन के पैसे उसे दिए जाएं। अब 74 में देखेंगे आप कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द पेनल्टी स्टिपुलेटेड। तो व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन, if a sum is named in the contract as the amount to be paid in the case of such breach, or if the contract contains any other stipulation by way of penalty, the party complaining of the breach is entitled, whether or not actual damage or loss is proved to have been caused thereby, to receive from the party who has broken the contract reasonably compensation not exceeding the amount so named, और एज द केस में भी पेनल्टी स्टिपुलेटेड। ये इसके इलिस्ट्रेशन है, ये आप दे सकते हो। 74 आप बेयर एक्ट से भी पढ़ सकते हैं, जिसमें कि ये 3 इलिस्ट्रेशन दे रखे हैं।